Our today's topic is physiography of India. So physiography of India is divided into 5 parts. First is Himalaya in northern part of India from Jammu and Kashmir till Arunachal Pradesh. जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर हिमालय एक्सटेंड होता है. स्टेट्स इसमें आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान. नेपाल और भूटान अलग कंट्री, स्टेट नहीं इंडिया के. अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, दीज आर नोन एज हिमालयन स्टेट. उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जस्ट इन ही हिमालय के साउथ सदर्न स्टेट्स में, सदर्न एरियाज में आ जाते हैं. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. अगला एरिया जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो ये पूरा का पूरा एरिया जो मिडिल इंडिया का है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुला की डेफिनेशन आपको मैंने पहले बता चुका है, वो जमीन जो 3 जगह समुद्र से घिरी हुई हो. नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स. दीज आर द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. इंडिया हैव कोस्टल बाउंड्री ऑफ मोर देन 7500 किलोमीटर. तो ये कोस्टल एरियाज इंडिया के अलग है, ये अलग टोपोग्राफी कल फीचर है. और 2 आइलैंड ग्रुप इंडिया में है. दिस इज लक्षद्वीप एंड नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप. तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 आइलैंड्स हैं. इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 आइलैंड ग्रुप्स के आसपास हैं. 30 आइलैंड ग्रुप्स के आसपास इसमें है. नाउ we will discuss each and every physiography feature of India in detail. Before that, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया में प्लेन्स ज्यादा हैं तो कितने हैं, या कौन सा हिस्सा ज्यादा परसेंटेज में इंडिया में है. तो 3 हिस्सों में हम लोग जनरली टोपोग्राफी को डिवाइड करते हैं, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू में. ठीक है, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू में. तो माउंटेन हम लोग इंडिया के केस में हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. वो माउंटेन, वो हाई एलिवेटेड एरिया जो 2135 किलोमीटर से ज्यादा में आ जाते हैं, और जो 2135 किलोमीटर से लेस में आ जाते हैं. तो 2135 किलोमीटर के ऊपर इंडिया का 10% एरिया है अप्रोक्सीमेटली. इससे कम और 300 मीटर से ज्यादा वाले जो हिली एरियाज है, बेसिकली इसे हिल कहेंगे हम, हिली एरियाज, ये 18% के आसपास है इंडिया में. प्लेन्स जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है और ये 43% है. प्लेट्यू इंडिया में 27% है. तो रिमेंबर दैट सबसे ज्यादा प्लेन एरिया इंडिया में है 43%. नाउ वी विल कम बैक टू अवर फिजियोग्राफिक डिवीजन टॉपिक. फिजियोग्राफी के डिवीजन के टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं. तो फर्स्ट इज हिमालय. ओके, नाउ हिमालय नाम कहां से आया? अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी स्नो का घर. तो पहले हिमालय के बारे में ये जान लें कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक सिमेट्रिकल माउंटेन रेंज है जो 2500 किलोमीटर लंबी है. इसकी विड्थ जो यहां पर कश्मीर में है वो ज्यादा है, 350 किलोमीटर इसकी विड्थ है. और अरुणाचल पहुंचते पहुंचते ये 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है. फिर हिमालय की जो सब डिविजनल रेंजेस है बाकी, और यहां मिजोरम तक एक्सटेंड हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट, अब हिमालय को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए. तो पहला हिस्सा है हिमालयन रेंजेस. ओके, हिमालयन रेंजेस. तो हिमालयन रेंजेस 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज शिवालिक्स. ये साउथ मोस्ट रेंज है हिमालय की, यहां से. नेक्स्ट इज लेसर हिमालय, और इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं. एंड लास्ट वन इज ग्रेट हिमालय. ओके, तो ये हमारे हिमालय के हिमालयन रेंजेस की 3 डिवीजन है. सेकेंड पार्ट है आपका ट्रांस हिमालय, and third part is eastern ranges और पूर्वांचल. कई बार क्वेश्चन आता है पूर्वांचल क्या है, तो हम इसमें जानेंगे अब. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस पार्ट. ओके, आपको अब ये 3 मेन डिवीजन पता चल गए होंगे, हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय एंड पूर्वांचल. क्लियर?
अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो हिमालयन रेंजेस 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय में। क्लियर? तो शिवालिक जो है वो सदर्न एरियाज में पाई जाती है, जो फुटिल्स है हिमालय के जस्ट उसके ऊपरी इलाकों पर। ठीक है, ज्यादातर जो शिवालिक मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे वो उत्तराखंड के एरियाज से आपको देखने को मिलेंगे, शिवालिक माउंटेन रेंजेस। अगर इसको मैं पिक्चर में डिपिक्ट करने की कोशिश करूं तो अगर फॉर एग्जांपल ये सदर्न मोस्ट रेंजेस, ये इंडिया के प्लेन्स यहां से शुरू होगा, ये शिवालिक्स के रेंजेस हैं जिनकी हाइट 1500 मीटर्स तक रहती है। उसके बाद वैली, देन लेसर हिमालय एंड देन ग्रेटर हिमालय। तो मैं ग्रेटर हिमालय को यहाँ पे जी से डिनोट कर रहा हूं, लेसर हिमालय को यहाँ पे एल से डिनोट कर रहा हूं और शिवालिक्स को यहाँ पे एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो ये शिवालिक्स हैं ये सबसे इनिशियल और सदर्न मोस्ट रेंजेस है हिमालय की, जहां से फिर प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। इन शिवालिक्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू में इसे जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, और अरुणाचल और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इसे दफला, मिसमी और अबोर नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक्स सबसे साउथ मोस्ट रेंज है, यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन से लेकर डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरियाज भी हैं क्योंकि साउथ मोस्ट रेंज है। इसके जस्ट बाद जो वैली होती है उसको दून वैली कहा जाता है। ठीक है, कई बार एक टर्म आता है दून वैली, इसको दून नाम से रेफर किया जाता है शिवालिक से जस्ट बाद वाली वैलीज को। ठीक है, अगली वैली आती है जो है वो है हमारी लेसर हिमालय। ओके, ये लेसर हिमालय जम्मू में इन्हें पीर पंजाल नाम से जाना जाता है, जो कि कश्मीर घाटी के ऊपर से निकलती हैं। दीज आर पीर पंजाल रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल, किसको मैं पीर पंजाल कह रहा हूं? लेसर हिमालय, पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की एक रेंज यहां से निकलती है जास्कर रेंजेस, इसी के बीच में है कश्मीर की वैली, कश्मीर वैली। ठीक है, आगे जाकर के धौलाधार और महाभारत रेंजेस, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस का नाम इसे हिमाचल में दिया जाता है। यहां पर ज्यादातर आपके जो हिल स्टेशन है वो सारे हिल स्टेशन यहां पे मिलते हैं। इसके बाद जो वैली आती है वो ज्यादातर ग्रासलैंड्स की वैली है। ग्रासलैंड्स जो यहां पर वैली होगी इसको ये ग्रास लैंड्स की वैली होती है। इन ग्रासलैंड को उत्तराखंड में बुग्याल और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और जम्मू में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। आपने गुलमर्ग और इस तरीके के कई सारे नाम सुने होंगे। तो ये वो वाली वैली से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे हिमालय के सबसे ज्यादा ऊंचे वाले हिस्से, सबसे ज्यादा बड़े वाले हिस्से, और इसमें 8000 से ज्यादा जो पीक्स हैं वो 14 पीक्स 8000 मीटर से ज्यादा की इसमें है। और ये हिमालय का सबसे ऊंचा और लॉफ्टियस्ट एरिया माना जाता है, जहां पर ज्यादातर जो एरिया है वो स्नो कवर्ड ही रहता है। तो ये था हिमालय का डिवीजन, हिमालयन रेंजेस का डिवीजन। अब आते हैं हम अपने ट्रांस हिमालय पर। तो ये ट्रांस हिमालय क्या है? तो ट्रांस हिमालय मैंने यहां पे जैसे आपको आपके सामने बताया कि ये जो जस्कर रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस के ठीक पीछे आ जाता है ट्रांस हिमालय। फॉर एग्जांपल ये शिवालिक्स हैं, ये लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, तो इसके ठीक पीछे जो रेंजेस आती हैं दीज आर नोन एज ट्रांस हिमालय। ये हिमालय से अलग कटकर हैं। ठीक है, जस्कर रेंजेस, काराकोरम रेंजेस, ठीक है, हम बोलते हैं ना गुडविन ऑस्टेन K2 कहां है, तो ये काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसे हमारे पूर्वांचल हिमालय, हमारा पूर्वांचल हिमालय। तो जो एरियाज यहां पर जम्मू कश्मीर में नमचा बरवा आखिरी पॉइंट है हिमालयन रेंजेस का। तो इसके बाद नागा हिल्स, यहां पर आ जाते हैं हमारे नागा हिल्स। ठीक है, फिर मिजो, यहां पर मिजो हिल्स,
और पटकाई बम ऊपर है, मीजो हिल्स इसके नीचे, यहां पर पटकाई बम एंड मीजो हिल्स, ये हमारे ईस्टर्न हिमालयाज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये मेन कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालय के। अब सिग्निफिकेंट के पर बात कर लेते हैं हिमालय का, ठीक है। हिमालय के सिग्निफिकेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सीबीएसई में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी। सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय के। तो हिमालय जो है यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हिस्सों में इस तरीके से एक्सटेंडेड है। तो पहला सिग्निफिकेंस इसका है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स। तो पहले टाइम से ही जो सेंट्रल इंडिया में जो इन्वेडर्स यहां से अटैक करते रहे हैं, चाहे वो मंगोलियंस हो, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल इंडियन से जो भी जिसने भी अटैक करा है इंडिया पर, वो पंजाब की साइड से आया है। सुलेमान और कृथर हिल्स में जो पासेस है उसके थ्रू आया। यहां से क्रॉस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हाई लॉफ्टी पीक्स है, स्नो से घिरी रहती है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। तो इंडिया की सेफ्टी करता है हिमालय इन नॉर्दर्न रेंजेस से। आपने सुना, आपने देखा भी होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जो हमारे जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो किंग बने थे, इंडिया के सुल्तान थे, उनके टाइम पर मंगोलियंस का अटैक हुआ था और मंगोलियंस को उन्होंने यहां पर ही डिफीट करा था। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिमालय का इंडिया को प्रोटेक्ट करने में। उसके अलावा इल्तुमिश के टाइम पर भी मंगोलियंस का इंडिया पर अटैक हुआ और इल्तुमिश की स्ट्रैटेजीज के वजह से और हिमालय की प्रेजेंस की वजह से भी मंगोलियंस इंडिया पर अटैक नहीं कर पाए। और बहुत सारे इसी तरीके के इन्वेडर्स जो है वो इंडिया हिमालय हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। ये तो था स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ हिमालय, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। अगला है हिमालय जो है यहां से आने वाली जो नॉर्थ ईस्टर्न कोल्ड पोलर वेंट्स हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है। तो कोल्ड पोलर विंड यहां से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से चलती हैं, कोल्ड पोलर विंड्स, ठीक है, जो बहुत ठंडी होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अदर देन दिस, ये मॉनसूनल विंड जो साउथ वेस्ट हमारा मॉनसून आता है उसको भी पीछे जाने से रोकता है और बहुत सारी रेनफॉल यहाँ पे करता है। अदर दूसरा सिग्निफिकेंट है रिवर्स, बहुत सारी रिवर देता है जिस पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, जिस पर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है। हमारा डोमेस्टिक से लेकर इंडस्ट्रियल वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज ये हमें फॉरेस्ट देता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट देता है, मिनरल्स देता है, ठीक है, और यहां पर जो प्लेजेंट टोपोग्राफी है वो देता है, साथ में टूरिस्ट प्लेसेस इट प्रोवाइड्स एंड लॉट ऑफ मेडिकल हर्ब्स आसानी से यहां पर मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारे सिग्निफिकेंस आपको मैंने गिना दिए हिमालय के, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। राजस्थान प्लेन्स, अगला है हमारा इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और इंडस प्लेन और गंगा प्लेन ये तो रिवर प्लेन्स है। फर्स्ट विल डिस्कस राजस्थान प्लेन्स। तो ये जो एरिया है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, जिसमें से 1.75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया में है। तो प्लेन्स जो हैं वो समतल जमीनें होती हैं जो डिपोजिशनल भी होती है, समटाइम स्ट्रक्चरल भी होती है। स्ट्रक्चर या तो एंडोजेनेटिक एक्टिविटी के थ्रू डायरेक्ट बन चुकी है और डिपोजिशनल जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से को कलेक्ट कर करके बनाए जाते हैं। तो राजस्थान प्लेन्स कंप्लीटली एक डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब है जिस जगह में जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअली,
एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उसकी वजह से यहां पर कुछ भी उगना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेशन समझ लो डेजर्ट की, जहां पर भी बारिश कम होगी, जहां पर कुछ उग नहीं सकता, मरुस्थली, वेदर इट इज कोल्ड टेम्परेचर, वेदर इट इज हॉट टेम्परेचर। डेजर्ट डजंट मीन एवरी टाइम, डेजर्ट डजंट मीन हॉट टेम्परेचर। ठंडे टेम्परेचर भी है लेकिन वहां बारिश कम है और वहां पर कुछ उग नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ ही रिवर्स फ्लो करती हैं, उन रिवर्स का नाम है रूही एंड लूनी एंड बंसा रिवर, ठीक है, बनास रिवर, सॉरी। तो रूही रिवर और लूनी ही यहां तक रण ऑफ कच्छ तक पहुंच पाती है, और एक और बनास रिवर जो मारवाड़ के प्लेट्यू से निकल पाती है। यही रिवर इस एरिया में, और यहीं पर इसके फर्टाइल ट्रैक पाए जाते हैं। अब जो इसकी वेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री है वो है यहाँ पे अरावली के हिल्स, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स इसके बाउंड्री है। इसके पार, और समटाइम्स इसी को रीजन माना जाता है, अरावली हिल्स को ही रीजन माना जाता है कि भाई यहां पर डेजर्ट कैसे डेवलप हुआ। तो क्विकली इसके मैं 3 रीजन आपको बता देता हूं कि क्यों यहां पर पीछे डेजर्ट डेवलप हो गया। दिस इज एरिया ऑफ थार डेजर्ट, और यहां पर है अरावली, अरावली हिल्स, ठीक है। तो एंशियंट टाइम पर दिस वाज कंसिडर्ड दैट ये भी एक यंग फोल्ड माउंटेन थे और बहुत ऊंचे माउंटेन थे। तो यंग फोल्ड माउंटेन की होने की वजह से जो भी रेनफॉल आती थी वो इसके पीछे नहीं जा पाती थी, ठीक है। जैसे आज की केस में हिमालय की हाइट 9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, तो ये तिब्बत में रेनफॉल होने देता है? बिल्कुल नहीं होने देता। सेम इज द केस विद अरावली। तो थार डेजर्ट धीरे धीरे डेजर्ट बनता चला गया। दूसरा रीजन इसके पीछे ये बताया जाता है कि यहां पर पीछे से इंडस रिवर बहती है, तो इंडस रिवर की ओवरफ्लड और एक्सेसिव एग्रीकल्चर के कारण ये जमीन कंप्लीटली अल्कलाइन हो गई, ठीक है। कंप्लीटली इससे जो भी मिनरल्स थे वो बिल्कुल, ये सॉइल बिल्कुल ही बेसिक बन गई, और यहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा हो गई। तो ये सॉइल अब बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल होने के लिए इसमें मिनरल होने चाहिए, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, बट होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगला रीजन यही माना जाता है अरावली, ठीक है। अब अरावली की हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर से ज्यादा नहीं है, और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो पहले केरला से स्ट्राइक करता है, केरला से आता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, केरला से आता है वो इधर चला जाता है। फिर जो यहां से कर्नाटका के एरिया से आता है वो इस एरिया को रेनफॉल देता है। फिर ये जो मुंबई से एंटर करता है ये उत्तराखंड और दिल्ली के एरियाज में चला जाता है, और जो लास्ट ब्रांच है जो गुजरात से एंटर करती है वो इसके ऊपर से पैरेलल मूव कर देती है, ठीक है। ज्यादातर मानसून डिले रहता है। दूसरा चीज है जो ये वाली जो ब्रांच है ये सबसे लेट में आती है। फॉर एग्जाम्पल 30 जुलाई को, और तब तक मानसून काफी वीक हो चुका होता है। अरावली जो है वो इस एरिया में बिल्कुल बादलों को रोकने में कामयाब नहीं होती, क्योंकि हाइट बहुत छोटी है, तो यहां पर बारिश नहीं हो पाती। और ये पैरेलल भी है साथ में हिमालयन माउंटेन, ये सॉरी साउथ वेस्ट मॉनसून के पैरेलल चलती हैं, और ये यहां पर रेनफॉल नहीं कर पाती, और साथ में वीकेस्ट ब्रांच मॉनसून की यहां पे सबसे लेट भी पहुंचती है। एक दूसरा रीजन यहां पर बिल्कुल ये भी हो सकता है, एक थ्योरी ये मैं खुद कहता हूं कि यहां पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बेहद कम है, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल जब तक 100 नहीं होगा तब तक 100% नहीं होगा ह्यूमिडिटी लेवल, क्योंकि टेम्परेचर यहां पे बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि ड्राई एरिया है, गर्मी होगी लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे 20% है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड यहाँ पर आए भी तो वो सैचुरेट नहीं हो पाएंगे। बादलों को गिरने के लिए सैचुरेट होना बहुत जरूरी है। सैचुरेट कब होंगे? जब हवा में 100% नमी होगी। तो ये भी एक रीजन है जो कि यहां पर बारिश नहीं हो पाती और यहां पर डेजर्ट डेवलप हो गया। अब हम अपने बाकी नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्सों पर आते हैं। ओके, बाकी नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्सों को समझते हैं। तो अब आते हैं हम इंडस प्लेन्स पर, ठीक है। तो जो हमारे इंडस के प्लेन्स हैं, ये इंडस रिवर इंडिया में बहुत कम ट्रेवल करती है, ठीक है। दिस इज इंडस, दिस इज झेलम
ये जम्मू के वेरनाथ से आ रही है झेलम रिवर, दिस इज झेलम, आई एम राइटिंग ए जे। नेक्स्ट चेनाब, ये चंद्रा और भागा दोनों से मिलकर के चेनाब रिवर बनती है, रोहतांग पास के आसपास इसका उद्गम स्थान है, दिस इज चेनाब। ठीक है, फिर यहीं से आ रही है सतलुज मानसरोवर से, और फाइनली ये सारे के सारे सतलुज पे मिल जाते हैं। सतलुज फाइनली मिल जाती है किस पर? इंडस पर। ठीक है, और यहीं पर एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी एक और मिल जाती है जो हिमाचल के बॉर्डर में आती है, वो है ब्यास। तो इन इंडस रिवर के फर्टाइल प्लेन्स को इंडस प्लेन कहा जाता है। फर्दर इसमें दोआब बहुत सारे हैं, दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन, फर्टाइल लैंड को दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा गंगा प्लेन्स पर। तो दिस इज गंगा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय एंड यमुना रिवर इसके पैरेलल मूव करती है। ठीक है, तो ये वाले एरियाज गंगा प्लेन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर पटखाई बंद से यहां पर से आने वाला, ठीक है, ये वाला एरिया ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहलाता है। दिस इज गंगा प्लेन्स एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो दीज आर द मोस्ट टू फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट दीज आर प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन पर हम आते हैं, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब अगला टॉपिक हमारा होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, बल्कि तीन हिस्सों में, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड हिल्स। यहां पर जो हिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया, यहां पर जो बीच में उभरे हुए इलाके हैं, ये सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड में आ जाता है। फर्दर जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये भी कुछ प्लेट्यूज में डिवाइड है। जैसे ये अरावली, मैंने कहा आपसे, अरावली के पीछे थार डेजर्ट, और अरावली और यहां पर सतपुड़ा के बीच में मालवा का प्लेट्यू है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो यहां पर दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज मेघालय प्लेट्यू, दिस इज छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, और इसी के बीच में यहां पर बुंदेलखंड प्लेट्यू, और इसके आगे बाघेलखंड प्लेट्यू। ओके, तो इन प्लेट्यूज का जो स्लोप है वो नॉर्थ की साइड है, इसीलिए यहां छोटा नागपुर प्लेट्यू से दो इंपॉर्टेंट रिवर, एक तो सोन रिवर नॉर्थ साइड में निकलती है, और इसके साउथ एरिया से नर्मदा अरेबियन सी में निकल जाती है। क्लियर। अब यहां से मालवा प्लेट्यू के इस वाले एरिया से बनास रिवर साउथ की तरफ निकलती है, तो चंबल, सिंध और बेतवा रिवर्स नॉर्थ की तरफ निकल जाती है। अगले अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज अवर डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमारा दक्कन का पठार है। ठीक है, ये बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से डेवलप होता है। अब जो अगली कैटेगरी है दैट इज हिल्स, तो इसमें हमारे आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, ये एवरेज हाइट 1600 मीटर से ज्यादा है। हाईएस्ट पीक इसकी अन्नाई मुड़ी कहलाती है। ठीक है, इसमें इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। जोग वाटरफॉल, कुंचकल वाटरफॉल, जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल सबसे बड़े वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, इनका स्लोप इस तरफ है, और इधर आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस रेंजेस नहीं है, क्योंकि यहां पर से बड़ी बड़ी कुछ रिवर्स आती है, जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी, और यहां पर डेल्टा बनाती हैं। तो ये एरिया इरोडेड है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक आंध्र प्रदेश में है महेंद्रगिरी।
ठीक है, तो ये था हमारा डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, कोस्टल प्लेन्स। नाउ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये है रण ऑफ कच्छ। दिस इज फर्स्ट कोस्टल प्लेन्स इज रण ऑफ कच्छ। नाउ रण ऑफ कच्छ के पीछे कुछ थ्योरी ये है कि ये एक आइलैंड था। फर्स्ट इट वॉज अ आइलैंड, बट इट वॉज फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय इंडस रिवर। यहां से इंडस रिवर बहती है बहुत नजदीक से। इंडस रिवर ने सेडिमेंट भरे और इसको मेन लैंड से जोड़ दिया। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट इससे अलग थ्योरी देते हैं, ये कहते हैं कि ये सबमर्ज्ड एरिया था, वाटर लेवल कम होने की वजह से ये ऊपर आया। बहरहाल ये एक वाइट डेजर्ट है। नेक्स्ट इज कथियावर या काटियावर कोस्टल प्लेन्स। तो ये काठियावाड़ के कोस्टल प्लेन्स है। दिस इज ऑल्सो पेनिनसुला, रण इज ऑल्सो पेनिनसुला, दिस इज ऑल्सो पेनिनसुला। अब आते हैं मेन कोस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट। तो यहां सूरत से लेकर के और यहां गोवा तक, ठीक है, जो प्लेन्स हैं उन्हें कहा जाता है कोंकण कोस्टल प्लेन्स, कोंकण कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और गोवा से लेकर के फर्दर नॉर्थ ऑफ केरला, दीज आर नोन एज कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स। केरला और कन्याकुमारी के बीच में दीज आर नोन एज मालाबार कोस्टल प्लेन्स। फ्रॉम हियर कन्याकुमारी टू नियर अबाउट हियर इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और पुलिकट लेक के आसपास, ये इनको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश कोस्ट भी इसी में आ जाता है, जिसका एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट लगून्स लेक यहां पर बनता है, जैसे पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश। पुलिकट लेक यहां पे बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल इसका। आगे जाकर के जो कोस्ट यहां तक हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंड करते हैं, इनको नॉर्दर्न सरकार्स कहा जाता है। पहले इसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता था। ठीक है, ओडिशा के जो कोस्टल प्लेन्स इन्हें सेपरेटली उत्कल कहा जाता है, उत्कल। ठीक है, यहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झील है चिलिका लेक। तो दीज वर द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया में दो बेसिक आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में, लक्षद्वीप का मतलब 1 लाख, पर इसमें 1 लाख आइलैंड नहीं है। जितने के बारे में जानकारी और जो हैबिटेट है वो करीबन 30 आइलैंड्स यहां पर मौजूद है। ठीक है, इसके नॉर्दर्न हिस्से को अमीन दीवी कहा जाता है, साउथ में लक्षद्वीप, एंड जो साउथ मोस्ट इसका आइलैंड है इसको मिनिकॉय। तो जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में चैनल है उसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है, जो यहां से गुजरती है लाइन 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्री चैनल इसे कहा जाता है। ये कोरल रीफ से बने हुए, कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें हैं, कोरल रीफ और बेरिंग रीफ से बने हुए। जनरली क्या होता है कि जो लाइम नोड्यूल्स होते हैं, कैलिकेरियस सब्सटेंस होते हैं, वो किसी सॉलिड सब्सटेंस पर चिपक करके कोरल रीफ्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, ये लाइम नोड्यूल कहां से आते हैं? एनिमल्स के स्केलेटन से। ठीक है, इनको कैलिकेरियस डिपॉजिट कहा जाता है। कैलिकेरियस डिपॉजिट, लाइम मींस कैल्शियम, कैलिकेरियस डिपॉजिट। तो ये कैलिकेरियस डिपॉजिट से बने कोरल रीफ्स हैं। अगली कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। तो दिस इज नॉर्थ अंडमान, ओके, दिस इज नॉर्थ अंडमान। थोड़ा सा बड़ा वाला हिस्सा दिस इज मिडिल अंडमान। नेक्स्ट साउथ अंडमान। इसी साउथ अंडमान में यहां की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर भी है। उसके बाद आते हैं
10 डिग्री चैनल आ जाता है। इसके बाद आता है स्मॉल अंडमान। स्मॉल अंडमान के बाद आता है 10 डिग्री चैनल, जो गैप है अंडमान और निकोबार के बीच में। फिर आता है कार निकोबार, एक छोटा आइलैंड है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेटर निकोबार। और यहीं पे ग्रेटर निकोबार पर है यहां की सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। तो ये था इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेन पॉइंट्स यहां पे शॉर्ट में मैंने आपको समझाए हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एज वेल एज हिट बेल आइकन। अगला वीडियो मैं क्लाइमेट पर बनाने वाला हूं, इंडिया के क्लाइमेट, और जिसमें मैं मॉनसून बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।